श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी में आज हम व्याकरण का पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, ये व्याकरण का टॉपिक आज हमने लिया है पार्ट 4 शब्द विचार। देखो, सबसे पहले मैंने आपको भाषा के बाद भाषा और व्याकरण पढ़ाया, फिर शब्द निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाई, फिर संधि पढ़ाई थी। और संधि के बाद मैंने इस चैप्टर को स्किप कर दिया था क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। फिर इसके बाद मैंने उपसर्ग आपको समझा दिए थे। तो आज हम जो आपका 4th चैप्टर है शब्द विचार, यानी कि जो हम अपनी भाषा में जो शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन शब्दों पर हमें विचार करना है कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ये शब्द कहाँ से आए, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो शब्द होता है उससे हम जो पद बनाते हैं यानी कि वाक्य बनाते हैं वो उसकी डेफिनेशन पहले। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। देखो, वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना रहे हैं और फिर शब्दों से मिलकर हमारे वाक्य बनते हैं, पद बनता है। और वही पद जो होता है वो वाक्य होता है, हमारी जो भाषा का निर्माण करता है। तो शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? पद। ठीक है, वे उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। देखो, इसमें उपसर्ग मैंने आपको बताया था, शब्द निर्माण में पहले शब्द के आगे यानी पूर्व में कोई शब्द लगाकर हम शब्दों में उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में पीछे लगते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि अगर पुरुष जाति का संबोधन, पुरुष जाति का अगर बोध करा रहे हैं तो वो पुल्लिंग हुआ, और स्त्री जाति का बोध, ये जब आपका चैप्टर आएगा तब आपको मैं इसका विस्तार से एक्सप्लेन करूंगी। वचन यानी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में एक वचन, और अगर एक से अधिक तो वो बहुवचन है। तो इस तरह से हम अपने जो शब्द बनाते हैं, पद बनाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। यह आपका शब्द और पद यानी कि स्टार्टिंग की जो आपकी हेडिंग है वो मैंने आपको बताया कि शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ये पद जो होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लड़का पत्र लिखता है, तो यहाँ पर एक वचन है लड़का, और यहीं पर हम इसका वचन चेंज करेंगे तो लड़के पत्र लिखते हैं, तो हमने बहुवचन यानी एक लड़का, फिर बहुवचन में हमने लड़के कर दिया। ऐसे ही आपका लिंग में होगा, हम कहेंगे राधा गाना गा रही है, तो राधा स्त्रीलिंग है, और हम कहें राम गाना गा रहा है तो वो पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमारे जो वाक्य होते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर है शब्द विचार, यानी कि ये जो शब्द हैं वो उन पर हमें विचार करना है कि ये शब्द कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्द को कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्द के भाग किए गए, कितने भाग होते हैं जो शब्द का होता है। देखो, शब्दों का वर्गीकरण किया है रचना के आधार पर। रचना मतलब जो शब्द बनाए गए हैं, रचना मीन्स बनाना। तो जहां पर रचना के आधार पर शब्द, पहले आपका वर्गीकरण एक्सप्लेन करूं फिर एक एक एक्सप्लेन करूंगी। शब्दों का वर्गीकरण में रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यानी कि जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर कितने प्रकार के हैं, फिर व्याकरणिक प्रकार पे, और फिर अर्थ के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ये 5 प्रकार हैं। 5 शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर, यानी कि जो हमने शब्द बनाते हैं तो रचना के आधार पर जो कितने प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। रचना के आधार पर कौन कौन से हैं? ऋण,
सेकेंड आपका यौगिक, और थर्ड आपका है योग ऋण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर अपने जो तीन हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। तो सबसे पहले ऋण में, ऋण जो शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से बनते हैं, उनके मूल शब्द होते हैं, उन्हें ऋण कहा जाता है। यानी कि जो शब्द मूल शब्द होते हैं उन्हें ऋण कहा जाता है। इसमें किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण या प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसमें सार्थक खंड होते हैं। सार्थक खंड का मतलब होता है इसके सार्थक खंड मतलब इसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे पुस्तक, पानी, हाथ, ये जो शब्द हैं ये अपने आप में पूर्ण शब्द यानी मूल शब्द हैं। इसके बाद यौगिक, यौगिक का मतलब होता है मिलाना। तो यौगिक में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या योग से जो सार्थक शब्द निर्मित होता है उसको यौगिक कहते हैं। देखो, ऋण जो होता है वो मूल शब्द होता है। यौगिक में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो शब्दों को मिलाकर हम जब कोई पद बनाते हैं तो वो होता है यौगिक। और योग ऋण होता है जो, जैसे इसमें हमने आपका एग्जाम्पल बताया है पुस्तक, ठीक है, और इसमें हम दो शब्द मिलाएंगे तो जैसे सेना प्लस पति, ठीक है, तो हमारा शब्द बन गया सेना पति। ठीक है, ये एक शब्द, ये दूसरा शब्द, फिर बन गया अपना सेनापति। तो ये हो गया यौगिक। अब हम पढ़ेंगे योग ऋण। योग ऋण में जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं उन्हें योग ऋण कहते हैं। जैसे मतलब उसका, जैसे जलज है तो जल प्लस जब, जैसे इसका एग्जाम्पल है जलज, जलज। जलज किसके लिए प्रयोग होता है? जल, तो जल प्लस जब, दो शब्द बने, ये दो शब्द हैं, लेकिन इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं जलज किसका पर्यायवाची है? कमल के लिए। तो यह कमल के लिए ये ऋण है। क्या है? कमल के लिए ऋण। तो ये आपका हो गया यौगिक। तो ऋण मतलब, ऋण का एग्जाम्पल पुस्तक, यानी कि अपने आप में पूर्ण एक शब्द। इसमें दो शब्द मिलाए, इसमें शब्द मिले, लेकिन तीसरे के लिए प्रयोग हुआ है कमल के लिए। यानी कि इसमें जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। तो ये किसके आधार पर है? अपने रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। बेटा, स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि जहां से शब्दों का जन्म हुआ है। मतलब जो हमारे शब्द हमारी भाषा में आए हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत के ही शुद्ध शब्द, यानी कि संस्कृत से ही हमारी भाषा का जन्म हुआ है। फिर उसके बाद हमने उस भाषा का रूप बदल लिया। तो अब अपना जो आएगा स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, फिर तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, एक और है इसमें आपका, विदेशी के बाद एक और है शंकर शब्द। शंकर शब्द भी आपका आता है इसमें। शंकर का मतलब होता है जिसमें हम शब्दों को मिलाते हैं। तो ये स्रोत के आधार पर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर हमारे 1, 2, 3, 4, 5 तरह के हैं। तो इसमें तत्सम शब्द, यानी जो संस्कृत भाषा से एज इट इज, यानी कि ज्यों के त्यों हमारी भाषा में शुद्ध शब्द जो प्रयोग होते हैं वो होते हैं तत्सम। जैसे अग्नि है, तत्सम का एग्जाम्पल है अग्नि। ठीक है,
इसी को हम तद्भव यानी उसका बदला हुआ रूप है अपना आग। ये इसका एग्जाम्पल है तद्भव का। देखो इसमें आपका तत्सम होता है संस्कृत की भाषा का ज्यों का त्यों हमारी भाषा में प्रयोग होना। फिर हम तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्दों को बदल कर हम अपनी आम बोलचाल में अपनी भाषा को आसान बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो होता है तद्भव। जैसे हमने तत्सम में अग्नि है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आग। तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। तो यानी शुद्ध संस्कृत के शब्द तत्सम है और उसका बदला हुआ रूप तद्भव है। इसके बाद है देशज। देशज शब्द वे शब्द देश के विभिन्न भागों की बोलियों में आते हैं। जैसे विभिन्न हमारे देश में बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ की जो भाषा, स्थानीय भाषा जो बोली जाती है, उसमें वो शब्द देशज शब्द यानी उस देश की शब्द होगा। जैसे झाड़ू है, झंझट है, ठोकर है, थप्पड़ है, भोपू है। आपके पास बेटा जब भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं तो आप बुक ओपन करके बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैम कहाँ पढ़ा रही हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसे अंडरलाइन करना, वो आप फिर मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करना। ओके। इसके बाद विदेशी। विदेशी शब्द का मतलब होता है जो हमारे बाहर की भाषा से, विदेश यानी बाहर से आए हुए हैं। जैसे हमारी अंग्रेजी भाषा विदेशी है ना, तो वो भाषा के शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं, तो वो होते हैं विदेशी। जैसे हमारा टाई है, आपकी बुक है, पेन है, पेंसिल है, बेंच, टेबल, फैन, ये जो क्या है, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं जो बाहर की भाषा से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। इसके बाद आपके हैं संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द का मतलब होता है दो भिन्न स्रोतों से आए हुए मेल से बने, मतलब मैंने पहले ही बताया, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो वो होता है हमारा संकर शब्द। जैसे एग्जाम्पल, संकर शब्द का एग्जाम्पल है बेटा, जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। अब हमने ये दो शब्द मिलाए, रेल अपना विदेशी शब्द है, बाहर से आया है, और गाड़ी जो है वो अपना हिंदी शब्द है। ये विदेशी, ये हिंदी शब्द है, और इनको जब हमने मिला के बनाया तो वो हमारा बना संकर शब्द। तो इस तरह से ये आपके जो शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, तो ये हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर। ओके, अब हम बताएंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मतलब जब हम किसी चीज का वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग यानी कि जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रयोग के आधार पर कौन सा है? प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, सामान्य शब्द, और आपका है पारिभाषिक, पारिभाषिक। पारिभाषिक को तकनीकी भी कहते हैं, पारिभाषिक या तकनीकी। पारिभाषिक को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तो सामान्य शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द हैं जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है, यानी कि आम जो हम बोलचाल में जो सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सामान्य शब्द। जैसे हम शाम, घर, दाल, चावल, हाथ, पैर, मुंह, ये हम आम बोलचाल में भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये सामान्य शब्द हो गए जो हम रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन पारिभाषिक या तकनीकी शब्द जो होते हैं वो होते हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे हमने भौतिक सब्जेक्ट ले लिया, मानवीय या वाणिज्य, अपना वाणिज्य यानी व्यापार से संबंधित जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो इनके अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे विज्ञान में वैज्ञानिक शब्द हैं, जैसे भौतिक है, प्राणी विज्ञान है, रसायन है, कोशिका है, सूक्ष्म तंत्र यानी कि साइंस से संबंधित यानी विज्ञान से संबंधित जो शब्द होते हैं
वो अपना पारिभाषिक शब्दों में आता है। ऐसे ही मानविकी या वाणिज्य में जैसे नौकरशाही है, पूंजी, पैसे को हम वैसे नॉर्मल में पैसा कहते हैं, लेकिन जब तकनीकी भाषा में कहते हैं तो उसको पूंजी कहते हैं। इसके बाद वार्षिक विवरण, फिर प्रति हस्ताक्षर, कनिष्ठ, यानी जो हम एक विशेष सब्जेक्ट से संबंधित जो शब्द होते हैं उसको हम पारिभाषिक, यानी वे शब्द जो ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अपना व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हमारे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, अब देखो विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल के कारण विकार यानी परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो इसमें बताया गया है, जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग यानी बोलना, तो बोलते समय इसमें लिंग यानी कि एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, कारक यानी कि कारक का मतलब होता है विभक्ति, जो हम शब्दों को मिलाने के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं, का, की, में, से, पर, ये कारक की विभक्तियां हैं, तो उनके आधार पर हम वाक्य बनाते हैं। काल यानी समय, इन सब के कारण जिसमें परिवर्तन आता है वाक्य में वो होता है विकारी। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे संज्ञा है, बालक, बालिका, बालको, यानी बालक एक के लिए, बालिका स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के लिए, बालको यानी बहुत सारे, ये वचन हो गए, और बालिकाओं यानी बहुवचन। तो सर्वनाम, अब इनकी जगह पे हमने सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जैसे वह, वे, उनका, उन्होंने। विशेषण यानी उसकी विशेषता, वह काला है, वह होशियार है, वह मतलब होशियार है, वह ऊंचा है, या वह काला है, तो ये इसमें अलग अलग उसकी विशेषता बताई गई है। क्रिया, वो आता है, आती है, जाता है, जाती है, आएगा, मतलब वो क्रिया करने का। तो इनके आधार पर जहां पर शब्दों में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अविकारी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें वाक्य प्रयोग में मूल रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे अवयव होते हैं। मतलब कोई भी जिस वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी। जैसे तेज, तो तेज तो वो ऑलरेडी तेज है, धीरे धीरे यानी धीरे धीरे, तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यानपूर्वक यानी कि ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, ये इसके क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक के पीछे, के ऊपर, के बाद, के आगे, ये आपके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं बेटा, आपको एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि वाक्यों में जहां पर परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द, और जहां पर परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द। इसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर। अब देखो अर्थ के आधार पर तो मुझे आपको समझाना ही नहीं पड़ेगा। अर्थ यानी कि पहले से ही वाक्य बने हुए हैं और उनका अपने आप अर्थ स्पष्ट होता है। तो अर्थ के आधार पर मैं आपको विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द, ये आपके है ना, ये सब अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले, जो शब्द हैं जिसका विपरीत अर्थ निकलता है। पर्यायवाची यानी कि एक शब्द वाले, जिसका एक से मतलब शब्द एक ही है, उसके अनेक शब्द मतलब बोले जाते हैं। पर्यायवाची अर्थ एक ही होता है, शब्द अलग बन जाते हैं। एकार्थी यानी कि एक अर्थ वाले, और अनेकार्थी यानी कि एक शब्द और उसके अनेक अर्थ। जैसे पर्यायवाची में शब्दों के अर्थ में समानता होती है। जैसे अग्नि को आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। विलोम उल्टे अर्थ, जैसे ज्ञान का अज्ञान, अल्पायु का दीर्घायु। इसके बाद आपका एकार्थी शब्द यानी एक ही अर्थ, यानी कि ऋषि, पत्नी, अहंकार, अपराध, पाप, ये सब एकार्थी शब्द है। इसका एक ही अर्थ निकलेगा, इससे और अर्थ नहीं निकलेंगे। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी कि एक शब्द और उसके अनेक अर्थ। जैसे अली शब्द है और अली को हम
सखी और भौरा भी कहते हैं, यानी एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। तो बेटा आज हमने शब्द विचार में हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। शब्दों के वर्गीकरण में 5 वर्गीकरण में रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कौन से हैं मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, तो आप एक बार रिपीट करेंगे। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। इसके बाद आपका स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। इसके बाद प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। इसके बाद व्याकरणिक पे विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर अपना विलोम, पर्यायवाची और एकार्थी और अनेकार्थी। तो आज हमने इस पाठ में शब्द और पद किसे कहते हैं ये पढ़ा। फिर उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, और शब्दों के वर्गीकरण में भी हर एक के कितने वर्ग हैं, कितने शब्द हैं, वो हमने आज इस पाठ में पढ़ा है। इसके पाठ को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर कोई इसमें आपको दिक्कत आती है या डाउट होता है तो आप उसको अंडरलाइन करके मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, अब इसके बाद मैं आपकी बुक एक्सरसाइज और आपके जो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको इसमें PDF बनाकर भेजूंगी।